बैक टू माय चैनल शाइन योर ग्रेड्स। माय नेम इज़ निधि यादव। और भाई ठंड हो रही है, साथ ही साथ में एग्ज़ाम का टाइम है। बोर्ड्स का प्रेशर अलग है, प्री बोर्ड्स का अलग है, साथ ही साथ में प्रैक्टिकल्स का और जो रिटन प्रैक्टिकल्स करने हैं उन सब का प्रेशर अलग है ना? अब इस प्रेशर के चक्कर में टेंशन ये हो रही होगी कि यार टाइम जाने लग रहा है, जाने लग रहा है। मैंने तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और अब आगे कैसे क्या होगा? मार्क्स आएँगे, नहीं आएँगे? क्या होगा, क्या नहीं होगा? बहुत कन्फ्यूज़न है कि प्रैक्टिकल्स को टाइम दूँ, प्री बोर्ड्स को टाइम दूँ, प्री बोर्ड्स में मार्क्स लेके आऊँ या फिर बोर्ड्स में मार्क्स लेके आऊँ, है ना? तो देखो, एक छोटी-सी चीज़ को समझो कि प्रैक्टिकल्स जो हैं, वो फ़ाइल में से ही पूछे जाने हैं और थोड़ी बहुत सिलेबस की नॉलेज होनी चाहिए, है ना? तो उस फ़ाइल को आप इतना एक्सटेंड मत करो, एक तो पहली बात कि 10-15 दिन लगा रहे हो। और स्पेसिफिकली इस वीडियो के अंदर मैं ज्योग्राफी की ही बात करूँगी और जो सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए एक अलग से वीडियो आ जाएगी, ठीक है? इसमें हम ज्योग्राफी क्लास 12th ज्योग्राफी की बात करेंगे कि क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, टॉपिक्स कैसे कवर करने हैं और क्या-क्या चीज़ें हैं जो ज़्यादा आती हैं और उन पे फ़ोकस करना है, ठीक है? तो देखो, अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, असाइनमेंट भी है, प्रैक्टिकल्स भी है, सब कुछ है, तो सबसे पहले जो आपकी प्रैक्टिकल फ़ाइल है, पहले उस स्टेप पे चलो जो अभी आने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तो कुछ टाइम एग्ज़ाम के बीच में भी मिल जाता है। और ज्योग्राफ़ी सच्ची बताऊँ तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कम टाइम में कवर आपका हो जाएगा, उसके लिए इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता है। क्योंकि जो 12th की ज्योग्राफ़ी है, उसमें ज़्यादातर सारी चीज़ें ऐसी हैं जो या तो आपने पहले पढ़ी हैं, कहीं न कहीं देखी हैं, सुनी हैं। आपको बस लिखना आना चाहिए, आप उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है? अगली टेंशन ये हो रही होगी कि अभी प्री बोर्ड्स हैं, तो हम पता है क्या करते हैं प्री बोर्ड्स के टाइम पे हमने कुछ नहीं पढ़ा होता अगर इतना कुछ। जिन बच्चों ने पढ़ा है मैं उन बच्चों की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं उनकी बात कर रही हूँ जिनको हल्की बहुत नॉलेज है, ढंग से ये भी नहीं पता कि सिलेबस क्या है, क्या नहीं है, इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं कि हम सोचते हैं एक रात पहले सब कुछ पढ़ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। तो वो वाली चीज़ नहीं करनी है। प्री बोर्ड्स के टाइम पे आपको ये देखना है कि आपके सिलेबस में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और चैप्टर को जब खोल के बैठो ना, तो उस चैप्टर के अंदर ये देखो कि यहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि एमसीक्यू वाले क्वेश्चन्स हैं, तो एमसीक्यू वाले क्वेश्चन तभी सॉल्व होते हैं, तब चैप्टर पूरा पढ़ा होता है। तो देखो, अगर कोई भी रेफ़रेंस लगवाई है, तो रेफ़रेंस के पीछे मत भागो, ये टाइम रेफ़रेंस के पीछे भागने का नहीं है। रेफ़रेंस पढ़ने का टाइम सिर्फ़ तब होता है, तब आप स्टार्टिंग में आते हो कि आपने रेफ़रेंस को पढ़ा है, देन आप एनसीईआरटी पे जंप कर रहे हो। अब रेफ़रेंस पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, रेफ़रेंस के पीछे भागोगे तो ना ये समझ आएगा, ना वो समझ आएगा। पर अगर आप मैनेज कर सकते हो, आपको लग रहा है आपके पास टाइम है, तो पढ़ लो उस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे असाइनमेंट, प्रैक्टिकल सब कुछ हो जाएगा बहुत आसानी से, तो उसको पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये लग रहा है बहुत ज़्यादा ही टेंशन है, मार्क्स भी स्कोर करने हैं और प्रैक्टिकल्स भी देने हैं, प्री बोर्ड्स भी देने हैं, तो मत जाओ रेफ़रेंस पे, बिल्कुल भी मत जाओ। अगला स्टेप है, सिलेबस को पहले देखो खोल के बैठो सिलेबस में क्या है, उसके बाद मैप जो है, मैप 10 मार्क्स के हैं, है ना? अभी मैंने ये वाला सिलेबस जो देखा है, उसका वो नहीं देखा, जो सैंपल पेपर आता है, बट जितना मुझे पता है 10 मार्क्स के जो हैं एमसीक्यू सॉरी मैप आते ही आते हैं। तो मैप ऐसी चीज़ है, अभी से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, एकदम पढ़ने बैठोगे क्योंकि उसमें वर्ल्ड मैप भी है, तो समझ में नहीं आएगा। और इतनी चीज़ें नहीं हैं, बच्चों को ये लगता है कि मैप बहुत ज़्यादा हार्ड है, नहीं होगा। पर 4-5 बार पढ़ोगे तो 10 नंबर कहीं भी नहीं जाएँगे। 10 नंबर वहाँ से सिक्योर करो, मैप ज़रूर पढ़ो, बहुत ईज़ी है। अपने आगे उनको फिल कर के लगा दो। मैंने मैप्स की वीडियो भी बनाई है और उनमें बहुत अच्छे से बताया है कि आपको किस तरीके से मैप को पढ़ना है, ठीक है? फिर बात आती है कि हाई वेटेज के जो चैप्टर हैं, उनको एनसीईआरटी में से पढ़ो, ठीक है? तब तक वो एनसीईआरटी में से नहीं पढ़ोगे ना, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हाई वेटेज वाले चैप्टर को पहले कवर करना है, इतना ही है। ये सब करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं पीवाईक्यूज़ लेके आऊँगी और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, इस चीज़ की वीडियो आएगी। तो देखो, अभी जो बताया उसको देखो कि अपने असाइनमेंट्स को और प्रैक्टिकल्स को ज़्यादा लंबा मत खींचो, जब भी टाइम मिल रहा है उनको कंप्लीट करो, क्योंकि आपको 30 नंबर ज्योग्राफी में तो 30 नंबर वहीं से मिलने हैं, है ना? तो उन 30 नंबर को ऐसा करो कि वो तो कहीं भी ना जाएँ, अच्छे से जवाब दो, थोड़ा-सा ज्योग्राफी के बारे में पता होना चाहिए, नहीं पता है तो थोड़ी-थोड़ी नॉलेज ले लो। नहीं ली जा रही है, अभी नहीं टाइम है, बहुत प्रेशर बना हुआ है अलग-अलग सब्जेक्ट्स का, तो छोड़ दो। प्री बोर्ड्स हैं, तो जो वेटेज हाई वेटेज वाले चैप्टर हैं, उनको कवर करो और ऐसे करो कि अभी पढ़ रहे हो तो दोबारा ना पढ़ना पड़े। क्योंकि अभी ये करोगे थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा किसी में से पढ़ोगे, अभी तो मार्क्स आ जाएँगे, पर फिर बाद में जाके फिर भूल जाओगे, दोबारा टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। तो टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उसको एक तरह से यूटिलाइज़ करो, वेस्ट मत करो कि हाई वेटेज वाले चैप्टर को पढ़ो और मैप बिल्कुल पढ़ लो। ज्योग्राफी में ये स्कोप बहुत अच्छा है कि 10 नंबर आपके मैप से बहुत आराम से स्कोर हो जाते हैं। और आगे बोर्ड्स के लिए बता रही हूँ कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तो इतने सारे एमसीक्यू हैं, डायरेक्ट एनसीईआरटी से उठ के आते हैं और ज्योग्राफी में क्वेश्चन कोई इतने ज़्यादा हाई लेवल के नहीं आते हैं, नॉर्मल एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हैं।
उनको लाइन वाइज़ बिल्कुल सब कुछ पढ़ा है, तो आसानी से सब समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है? इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है, पर्सनली कोई प्रॉब्लम है, तो वो कमेंट में कर दो, मैं सबका रिप्लाई कर दूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? और हो सके तो जो कोई भी मैं हेल्प कर सकती हूँ, आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? टेक केयर एंड बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।